उत्तराखंड एक बार फिर से सियासी सुर्खियां बन गया है, सियासत के केंद्र में है। इसकी वजह बहुत बड़ी एक ये है कि मंगलोर और बद्रीनाथ दोनों सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की और सबसे महत्वपूर्ण रहा बद्रीनाथ सीट, जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की और उसके बाद एक नारा दिया है, एक नैरेटिव सेट किया है, वो ये कि पहले अयोध्या फिर बद्रीनाथ और अब बारी केदारनाथ की। केदारनाथ क्यों? क्योंकि केदारनाथ में भी उपचुनाव की तैयारी है। ऐसे में उत्तराखंड की सियासत को लेकर उत्तराखंड की सियासत के सबसे बड़े किरदार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड की सियासत किस दिशा में जा रही है। किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप मेरे साथ स्क्रीन पर इनको देख रहे हैं। हरीश रावत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। हरीश रावत जी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे। रावत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। रावत जी शुरुआत करें। जी जी जरूर। मंगलोर, बद्रीनाथ और अब केदारनाथ, कैसी है तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ी जोश है और एकजुटता है और हम जीतेंगे। हम आगे अब जीतते जाएंगे और 2027 हमारा लक्ष्य है कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाकर हम सोनिया जी और राहुल जी और खड़गे साहब को कहेंगे कि साहब ये उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से आपको आपका आदर सम्मान है। उत्तराखंड कांग्रेस कुछ बदली बदली सी भी दिखाई दे रही है और जीत में बहुत महत्वपूर्ण होता भी है ये कि बहुत कुछ बदल जाता है। और हरीश रावत जी ने तो बहुत कुछ देखा भी है, हारते हुए भी और जीतते भी, जिताते हुए भी देखा है। लेकिन मंगलोर में अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो मंगलोर में जीत का श्रेय, क्योंकि बहुत हद तक आप कहेंगे कि जनता को श्रेय जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे कई खिलाड़ी भी थे। सबसे बड़े मैन ऑफ द मैच कौन है पर्दे के पीछे? मैन ऑफ मैच तो जनता ने तय किया है ना, श्री काजी निजामुद्दीन मैन ऑफ द मैच हैं। बाकी लोग अलग अलग भूमिकाओं में थे और हम तो केवल सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में थे। बाकी जो है प्लेइंग 11 में जो है प्रीतम सिंह जी थे, करण मेहरा थे, यशपाल आर्या जी थे, हमारे वो हैं गोदियाल जी हैं और बहुत सारे लोग हमारे विधायक गण हैं। सब लोगों ने बड़ी ताकत लगाई वहाँ। रवि बहादुर, फुरकान जी, अनुपमा रावत जी और सबसे बढ़कर ताकत लगाई ममता राकेश जी, बीरेन जाति जी और हमारे एक्स MLAs ने भी, सब लोगों ने सब बहुत लेकिन खेल में कोच की सबसे अहम भूमिका होती है रावत जी। मैं कोच नहीं था, मैंने कहा ना सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में। नहीं, वो तो खैर पूरा उत्तराखंड जानता है कि आपकी भूमिका, मैं उस पर नहीं आ रहा। लेकिन बद्रीनाथ में भी मैं सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में था, बल्कि ताली बजाने के लिए 2-3 बार जरूर मैं वहाँ गया और 4-5 दिन रहा भी वहाँ, ताकि अपने कार्यकर्ता साथियों को जो बड़ी मेहनत कर रहे थे उनको बैकअप कर सकूं। वहाँ हमारे जो उम्मीदवार थे लखपत बुटौला, वो लोगों के इंस्टेंट चहेते बन गए और वहाँ भाजपा के उम्मीदवार से लोगों को बड़ी नाराजगी थी, उनके दल बदल से। वहाँ के लोग बहुत रुष्ट थे और भाजपा ने दोनों जगह धन बल, सत्ता बल का बड़ा पार्श्विक उपयोग किया, बहुत पार्श्विक उपयोग किया। रावत जी, जो उत्तराखंड में कभी नहीं हुआ। मैं केदारनाथ की तरफ रुख करूं, जिसको लेकर तमाम तरह के बयान और तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं मंगलोर का ही जिक्र करूंगा आपसे। आप कह रहे हो कि आपने बीजेपी के जबड़े से जीत छीन ली, लेकिन हकीकत तो यह है ना कि वहां पर BSP का कैंडिडेट हारा। नहीं, BSP का कैंडिडेट तो तीसरे नंबर पर थे ना। नहीं, पहले तो BSP काटी और हाजी के बीच ही तो मुकाबला रहा रावत जी। नहीं, पहले था, लेकिन कभी रहा होगा, लेकिन इस चुनाव के अंदर बीजेपी ने पूरी शक्ति लगा करके चुनाव को एक प्रकार से अपनी तरफ खींच ही लिया था, पूरी शक्ति लगा करके। और मैं काजी निजामुद्दीन को और टीम कांग्रेस को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो उनके जबड़े से
जो है जीत को खींच करके लाई। लेकिन रावत जी वो तो जो सीट थी वो तो बीएसपी की सीट थी, आज तो बीजेपी वहीं खड़ी है जहां पर पहले खड़ी थी। वो बीजेपी की अपनी शर्म छुपाने के लिए कह रहे हैं, उन्होंने पूरी पूरी ताकत लगा दी थी, इसीलिए धन पशु को लेकर के आए, जो धन के बल पर ही पहले इधर उधर जीतते रहे हैं और उनको लेकर के आए। जीत का हार्जन महज चंद वोटों का रहा। हाँ, जिस तरीके से पुलिस बल का क्रूरतम उपयोग किया, मुझे बड़ी लज्जा आती है कि इस पुलिस बल का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, जिस पुलिस बल ने कुछ भी नैतिक शक्ति नहीं दिखाई है उनके अधिकारियों ने, और बिल्कुल ऐसा लगा कि जो कैंडिडेट थे बाहर से आए उनके डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं। पुलिस बल जो है ऐसा लग रहा था कि वाया अपने हेडक्वार्टर नहीं गवर्न हो रहा है, वाया करतार सिंह गवर्न हो रहा है। तो बड़ा लज्जाजनक स्थिति थी जो है ये। लेकिन कुल मिला के हारी तो बीएसपी ना रावत जी? नहीं, बीएसपी मैंने कहा ना तीसरे नंबर पर रही। भाजपा से ही टक्कर आ गई थी। ठीक, आप मान रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया था उधर मुकाबला। अब मैं बद्रीनाथ सीट पर आता हूं। बद्रीनाथ सीट भी तो आप ही की थी ना, राजेंद्र भंडारी भी आप ही के थे, और राजेंद्र भंडारी को लेकर एक इतिहास भी रहा है। खंडूरी सरकार में मंत्री रहे, निर्दलीय चुनाव जीते, और फिर उसके बाद आपके साथ आ गए, और फिर वो वापस बीजेपी चले जाते हैं। तो उनका तो अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन सीट तो आप ही की थी। वो नहीं, सीट कांग्रेस की थी, मगर जो व्यक्ति कांग्रेस से जीता, कांग्रेस से उबना, वो ठीक मौके पर दल बदल करके, एक टेलीफोन कॉल पर दल बदल करके कहा मैं पेशाब करने जा रहा हूं, और सीधे दिल्ली भाग लिए और भाजपा में सम्मिलित हो गए। तो ये जो चरित्र उन्होंने दिखाया, तो इस चरित्र के खिलाफ ये उत्तराखंडी चरित्र नहीं है, इस चरित्र के खिलाफ बद्रीनाथ की जनता ने वोट किया। लेकिन और ये उनके इतिहास को आप जानते नहीं थे। जितने लोग इस तरीके के, जितने ऐसे दल बदलू हैं, उन सबको के लिए एक सबक है ये कि आप ऐसा करोगे तो जनता ऐसा भी कर सकती। नहीं, दल बदलू का जो इतिहास है, सबसे ज्यादा तो आप ही की सरकार ने उस दंश को झेला है, और वो जो पीठ पे आपके खंजर घोपा है, जिन्होंने गद्दारों ने, वो जो है घाव आपकी पीठ पर ही है। जिन दल बदलुओं ने खंजर घोपा है आपकी पीठ पर, वो घाव आपकी पीठ पर मेरे तो पीठ में है, और लोकतंत्र के तो दिल में घाव है वो। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि ये महापापी हैं। हाँ। लेकिन इन्हीं महापापियों को आप जो है बाहें फैलाकर अपने साथ भी ले लेते हैं। कांग्रेस ने गंगा का काम किया, जिस तरह की गंगा महापापियों के पाप धो देती है। हाँ। तो कांग्रेस रूपी गंगा ने भी सोचा है कि इनका पाप धुल जाएगा करके, लेकिन यदि फिर पाप करेंगे तो फिर गंगा दंडित करेगी इनको। लेकिन रावत जी, सबसे ज्यादा जख्म इन दल बदलुओं ने आपको दिए, और आप ही उन्हें पार्टी में शामिल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर चेहरे दल बदल कर लेते हैं। तो जिम्मेदारी तो कहीं नैतिक रूप से आपकी भी बनती है ना? हाँ, पर इसीलिए तो जनता ने भी उसको दंडित किया ना। यदि मैं जानता हूं 2022 की चुनावी रण में हमारी जो ये गलती थी, एक दल बदलू जिनको मैं उजाड़ू बल्द कहता था। हाँ। मैं यदि उन उजाड़ू बल्दू के सरगना को कांग्रेस में आने की पार्टी लीडरशिप नहीं चाहती थी, राहुल जी नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी गलती थी। लेकिन तो इसीलिए जनता ने मुझको भी दंड दिया। हाँ। अच्छा, तुम्हें यह अहंकार आ गया। हाँ। कि जिसको तुम कल तक हमसे कहते थे दल बदल, ये उजाड़ू बल्द है, ये महापापी हैं, तुम उन महापापियों को गले लगाने लग गए। तो जनता ने हमको दंड दिया। तो वो आपकी गलती थी, आप मानते हैं? हाँ, मैं बहुत सारी चूकें होती हैं जिंदगी की। चूकों पर जब मैं कभी कोई लेख लिखूंगा तो इस चूक का मैं जरूर उल्लेख करूंगा। लेकिन वो चूक तो अभी भी आपकी बरकरार है। आप पढ़िएगा मेरी उसको। वो वही जिन्हें आप उजड़ू बैल कह रहे हैं, वो तो प्रचार कर रहे थे चुनाव में। वो प्रायश्चित करने का सबको हक है, लेकिन प्रायश्चित हुआ। और यदि मैंने ऐसी गलती खुदानखास्ता की होती तो मैं कांग्रेस के लिए कम से कम 5 साल प्रायश्चित करता, और कांग्रेस
जहां काम करता मैं कहता मुझे ऐसी सीट दे दो जिस सीट पर कांग्रेस नहीं जीत रही है, मैं वहां जिताता। कहता भाई थोड़ा जो मैंने दल बदल का और कांग्रेस की पीठ में घाव लगाने का, छुरा घोंपने का काम किया है, मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। लेकिन वही तो कह रहे थे कि भाई मेरे को सिर्फ इतना बता दिया करो किस सीट पे चुनाव लड़ना है, मैं अकेले दम पर चुनाव जीतना और जिताना जानता हूं। देखिए, जो जीतने का दावा करते हैं वो जिताने का भी सीखे, जिताने का भी कभी काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हर बार उनको कांग्रेस की सुरक्षित सीट दी और कभी दूसरी बार उस सीट पर गए नहीं। और जब दूसरी बार गए तो धुमाकोट में दूसरी बार अपनी बहू के साथ गए, जो अब भाजपा में चली गई हैं, तो धुमाकोट की जनता ने नकार दिया, कहा नहीं। और पहले जो है, पहले थोड़ा एरिया जो है उस एरिया का भी जो है उस सीट में था शामिल। तो फिर आपने ये गलती दोबारा दोहराई क्यों, उनको वापस पार्टी में? होता है, मैं सब निर्णय अपने नहीं होते, बहुत सारे साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं निर्णय में। कभी कभी आपको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। जब आप एक पार्टी के अंदर हैं तो आपको अपने सहयोगियों के दबाव को मानना पड़ता है। आप कह रहे हैं सहयोगियों के दबाव को मानना पड़ता है। फिलहाल अभी भी ये माना जाता है कि कुछ रडार पर लोग हैं और उनमें उनका नाम है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के रडार पर वो हैं। अच्छी बीजेपी, अब जो भी है, बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं। अगर वो जाना चाहे तो लोकसभा के चुनाव में गायब थे। लोकसभा के चुनाव में गायब थे, लेकिन अभी तो प्रचार कर रहे थे रावत जी। नहीं, मैंने कहा लोकसभा के चुनाव में गायब थे। हाँ। वो जीती बारात में तो सभी शामिल होते हैं ना। तो वो जीत की बारात में शामिल थे। कोई ताली बजाने के लिए शामिल होता है कोई। हाँ। पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो एक आम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। रावत जी आपका जो अंदाज है वो पूरा उत्तराखंड परिचित है। आप भी जानते हैं मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ और आप भी जानते हैं आप किसका जिक्र कर रहे हैं। अब तो पूरी रामायण खैर फिर कभी बता दीजिएगा। चलिए ठीक है रावत जी, आप नाम मत लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, जिसका जिक्र कभी कभी आप सांप और नेवले की तरह कर देते थे, हमने भी जिक्र कर दिया। खैर, मैं ये जानना चाह रहा था कि केदारनाथ की सीट को लेकर क्या तैयारी रावत जी? बहुत मुकम्मल तैयारी है। हाँ। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जो है करीब 1.5-200 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, पदयात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन आप ही के पुराने सहयोगी विजय बहुगुणा जी, उन्होंने कार्य समिति की बैठक में एक बयान दिया, आपने भी सुना होगा। उन्होंने ये कहा है कि हम अयोध्या हार गए, हम बद्रीनाथ हार गए, अब केदारनाथ नहीं हारना है, क्योंकि केदारनाथ से सीधा मोदी जी का संबंध है और केदारनाथ का चुनाव बहुत गंभीरता से लेना है और हर बूथ को युद्ध स्तर पे लड़ना है। किस तरीके से देखते हैं आप? हम तो कामना करेंगे कि भाजपा जो है, हाँ, विजय बहुगुणा जी को केदारनाथ में चुनाव प्रचार का इंचार्ज बना दे, तो कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग उस त्रासदी को अभी भूले नहीं है। हाँ। पूरा देश नहीं भूला उस त्रासदी को जो केदारनाथ में घटित हुई। और उस समय जिस सरकार के मुखिया थे, तो सरकार बिल्कुल एब्सेंट रही 2-3 दिन। 3 दिन एब्सेंट थी, इसलिए 2-3 दिन भी जितना भी रही होगी एब्सेंट रही। हाँ। तो उनको जो है वहां का इंचार्ज बना दें। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि केदारनाथ का जिम्मा बहुगुणा जी को दे दे तो कांग्रेस का काम आसान हो जाएगा? ओह, मैं नहीं कहता, ये तो भाजपा देगी। मेरी सिफारिश के बाद तो नहीं देंगे वो जो है। तो मैं सिफारिश नहीं कर रहा, मैं सिफारिश नहीं कर रहा। केदारनाथ का सबसे बड़ा मुद्दा आपको, केदारनाथ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखाई देता आपको? इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने और भाजपाइयों ने केदारनाथ का निरंतर, केदारनाथ के महत्व का अवमूल्यन कराने का प्रयास किया। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि कांग्रेस के राज्य के अंदर जो है ये जो 12 ज्योतिष पीठ है, हमारे धाम है जी, उस धाम का पुनर्निर्माण का काम हुआ। हाँ। वहाँ के उसका काम हुआ, तो वो भाजपा को अच्छा नहीं लगा। उनको लगा ये कांग्रेसी शासन में इस तरीके का अभूतपूर्व काम हो गया।
केदार घाटी में इतना अभूतपूर्व काम हो गया। लेकिन उसका क्रेडिट इसलिए कर्नल भाजपा कोठियाल को ने देते हैं। कर्नल कोठियाल, देखो कोई न कोई तो काम करेगा ना। सड़क का निर्माण जो है मंत्री नहीं करता है, सड़क का निर्माण इंजीनियर करता है। तो हाँ, लेकिन सरकार से तो जो है सरकार को जाएगा ना। तो वो एक इंजीनियर थे हमारे समय में। तो एक हमने उनको सब कॉन्टेक्ट दिया था, कहा था रावत सर, काम आप करिए। रावत जी, कुछ काम पुलिस को आप केदारनाथ आपदा में पुनर्निर्माण काम के नायक के रूप में आप खुद क्योंकि जिम्मेदारी ले रहे थे, तो आप ये मांग क्यों नहीं करते बतौर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की, जो आपदा में घोटाला हुआ था जिसका जिक्र खुद बीजेपी ने किया था और प्रदेश के प्रधानमंत्री ने परेड ग्राउंड से किया था, तो आप ये मांग क्यों नहीं करते कि इस पर या तो श्वेत पत्र लाया जाए और या फिर इस पूरे मामले की जांच की जाए सीबीआई? हम कह रहे हैं कुछ घोटाला हुआ है तो 7.5-8 साल बीत गए हैं। अब भी जाएं, अब हमारे मरने के बाद लाएंगे तो फिर हम कहेंगे, अभी कहे जा रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि भाजपाई जो है बहुत वो है। नहीं तो आप मांग क्यों नहीं करते रावत जी? आपको मांग करनी चाहिए ना कि आपदा में घोटाला हुआ था और बोगरा जी की सरकार थी उस वक्त। हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने उसके बाद बहुत सारा काम किया, उसको हमने दुरुस्त कर दिया। तो यानी वो आपदा घोटाला का फिर जिक्र क्यों किया जाए? अगर आप घोटाले की बात कर रहे हैं, हमने नहीं कहा घोटाले की बात, हमने तो ये कहा कि सरकार अपने कर्तव्य पालन में सुप्त रही, सोई रही। तो इसलिए उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, निश्चित तौर पर उनका चेहरा देख करके जनता कहेगी, पूछेगी कि भाई जब वहां लाशों के ढेर लग रहे थे, तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे उस समय, तुम क्यों नहीं लोगों के बीच में आए, तुम हमारे कष्ट के क्षण में क्यों नहीं दिखाई दी? मैं फिर पूछ रहा हूं सर, घोटाला हुआ था आपदा का? हाँ, नहीं, मैंने कहा कि जो घोटाला है, मेरे सामने लक्ष्य ये था कि मैं केदारनाथ और उत्तराखंड के जो घाव हैं, जो पुनर्निर्माण का काम है, सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, पूरा उत्तराखंड बर्बादी के कगार पर आ गया था, उसको संभालूं या मैं घोटाले की जांच निश्चित रूप से आपने भगवान से काम किया, लेकिन घोटाला हुआ था या नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैंने कहा भगवान केदार, तेरी धरती में जिसने इस तरीके का वो किया हो, उसको दंड दीजिएगा, उनको दंड देंगे भगवान। लेकिन तो कल देंगे। दंड देने का जिम्मा आपके पास था ना रावत जी, आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और आपदा का घोटाला हुआ या नहीं हुआ, आज तक आपने कभी ये बात बोली नहीं। समय आएगा तो बोलेंगे। अच्छा, मतलब 2013 से 24 तो आ गया। खैर, मैं अब आपके कैंडिडेट पर आता हूं। अगर केदारनाथ का जिक्र किया जाए तो आपके एक कैंडिडेट हैं मनोज रावत जी, जो आपके बहुत करीबी में माने जाते हैं। क्या माने कि इस बार भी मनोज रावत ही होंगे चेहरा? देखिए, कैंडिडेट कौन होगा इसको तय करने का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जो हमारा नेतृत्व मंडल है जी, जिसको मैं चतुर्भुज नेतृत्व कहता हूं, हाँ। वो लोग करेंगे। मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम तो जो है ये है कि वो लोग जो कुछ करें उसको उसको मैं कैसे एफर्ट्स को जो है बकअप कर सकता हूं, आप जैसे दोस्तों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और कभी सशरीर जा करके हाँ। वहां जाकर के साबित हुआ बहुत अच्छा। आपको लगता है मजबूत कैंडिडेट है? मैं तो हर कैंडिडेट को, जो भी वहां से आकांक्षी हैं, सबको मजबूत देखता हूं। और मनोज रावत जो है एक बहुत ही शालीन, बहुत एक भविष्य के जिन व्यक्तियों को मैंने ये देखा कि ये लोग भविष्य के उत्तराखंड के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, उनमें से एक है। लेकिन इलेक्टिव मेरिट क्या है जी, ये तय करने का काम पार्टी करेगी। लेकिन रावत जी, मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था, इस बार के चुनाव में वो तीसरे नंबर पर खड़े हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं कुलदीप रावत जी, वो दूसरे नंबर पर रहे और उन्हें 22% वोट मिले थे, और शीला रानी रावत को 30%, और आपके जो मनोज रावत जी हैं उनको महज 20% वोट मिले थे, जो तीसरे पायदान पर थे। मैंने कहा ना कि उस समय भाजपा ने कुछ लोगों को घात लगा करके खड़ा किया। आप नाम से अंदाज लगा लीजिए, मनोज रावत जी के वोट काटने के लिए ये जो है वो किया गया सारा। नहीं तो नाम से मैंने लगा लिया तो, लेकिन शीला रानी रावत भी तो रावत ही हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि वो
कोई कहाँ का रहने वाला, कोई कहाँ का रहने वाला, एरिया अलग अलग एरियाज थे। लेकिन तो भाजपा ने आप इस कह रहे हैं तरीके से मनोज रावत जी बनाई। बहुत शालीन, बहुत सज्जन व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपसे बेहतर कौन जाने। लेकिन बद्रीनाथ का जिम्मा तक नहीं दिया गया उनको, प्रचार की कमान तक नहीं दी गई, और ना उन्होंने वहां पे मेहनत की कोई। मेरा ख्याल है हाँ। कि वहां पर वो दसौली क्षेत्र के जिम्मेदारी, एक ब्लॉक की जिम्मेदारी संभाले हुए थे, या नगर की एक जिम्मेदारी संभाले हुए थे। वो जो है हमारे माननीय नेगी जी के साथ, विक्रम नेगी जी के साथ, जी विक्रम जी के साथ एक, हाँ, उनके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो केदारनाथ को लेकर जो रावत जी, केदारनाथ अच्छे रणनीतिकार भी, केदारनाथ धाम को लेकर और मंदिर को लेकर जिस तरह का विवाद चल रहा था, इसको लेकर आपकी क्या राय है? ये भाजपा ने जिस प्रकार से शंकराचार्य पद का अवमूल्यन निरंतर कर रही है, और बल्कि अब तो शंकराचार्यों का पर के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनको शंकराचार्यों के खिलाफ लोग कहने की हिम्मत नहीं करते थे, उनको एजेंट या आदि शब्दों से का उपयोग कर रहे हैं। और ये अयोध्या के मामले में शंकराचार्यों ने जो सामूहिक बयान दिया, उसके बाद भाजपा पूरी शंकराचार्यों से ही नाराज है। तो और उन्होंने बीच में कुछ लोगों को खड़ा भी किया शंकराचार्य बना करके। तो ये सब उनका वो रहा। अब उसी परंपरा को केदारनाथ में भी लागू करना चाहते थे, वो केदारनाथ धाम स्थापित करना चाहते थे। लेकिन रावत जी, 2015 में ऐसी कोशिश आपने भी तो की थी। नहीं, मैंने कोई कोशिश नहीं। 2015 में बद्रीनाथ मंदिर को लेकर ये बात सामने आई थी, आपने जाकर उद्घाटन किया बकाया। न हमने धाम कहा, न हमने कोई ट्रस्ट था। हमने उस लोगों ने ना एक मंदिर बनाया जिसको बद्रीनाथ कहा। बद्रीनाथ का मंदिर तो मेरे घर में भी है। मेरे घर में नहीं, तो यहाँ पर भी तो केदारनाथ मंदिर ही तो है। आप अगर कर रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर को लेकर, और अगर वो केदारनाथ मंदिर को लेकर गलत क्या है? केदारनाथ धाम में और केदार के नाम से मंदिर में बड़ा भारी अंतर है। नहीं, धाम और मंदिर में अंतर है रावत जी, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो वो सही है, और अगर धामी सरकार कर रही है तो वो गलत कैसे हुआ? मैंने धाम कहा ही नहीं, कहा और बताए ना। मैंने ये नहीं कहा कि जब आपको दर्शन करने, आप वहां कहाँ जाएंगे, आपको नजदीकी में दर्शन करने को मिल जाएंगे, यहीं केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लीजिए। मैंने नहीं कहा किसी से, मैंने नहीं कहा। अगर वो मंदिर की बात करते हैं तो कोई एतराज आपको? मैंने ये नहीं कहा कि जो है झाड़ू में वहाँ बंद रहता है, ये आपको अब जो है 12 महीने केदारनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे, ये सब नहीं कहा मैंने। लेकिन उद्घाटन तो किया था आपने भी एक ऐसे मंदिर का। हाँ, एक मंदिर का मैं तो कह रहा हूँ भाजपा का और आपका मैं बहुत आभारी हूँ। नहीं तो कांग्रेसियों को तो लोग हिंदू मानने को तैयार ही नहीं है। कम से कम अब ऑन रिकॉर्ड ये है कि हरीश रावत ने मंदिरों का उद्घाटन, शिलान्यास किया या उद्घाटन किया या नहीं। रावत जी तो उन शहरों में रहे, अकेले दम पर केदारनाथ पैदल तक चले गए, तो फिर वो हिंदू का प्रमाण पत्र तो कम से कम हरीश रावत जी को तो नहीं चाहिए। आजकल ये प्रमाण पत्र का पूरा ठेका जो है भाजपा ने ले रखा है ना। नहीं, हरीश रावत जी को प्रमाण पत्र नहीं देना। हरीश रावत कभी प्रमाण पत्र, हम कभी जब किसी रोजा अवतार में बैठ जाते हैं, हम सम्मान देने के लिए, रोजा अवतार करने वाले को सम्मान देने के लिए उनकी दी हुई टोपी पहन लेते हैं सर पर। तो जो है भाजपा के टॉलर्स जो है उसको दिखाते फिरते हैं, कहते हैं ये हरीश रावत नहीं, हिम्मतुल्लाह या कुछ कहते हैं। हम वो जो कहते हैं हम ग्रहण कर लेते हैं। हमने केवल उनसे इतना भर कहा, मैंने कहा भाई ये टोपी अटल जी ने भी पहनी, आडवाणी जी ने भी पहनी, राजनाथ सिंह जी ने भी पहनी, कभी मोदी जी ने भी गमछा उमछा धारण किया, तो हम उनको बता देते हैं भाई ये भी किया है। लेकिन भाजपा वाले जो है अपने जुए नहीं देखते, ना अपने खटमल नहीं देखते, दूसरे की लीक खोजने चलते। रावत जी, मैं क्योंकि वक्त आपके पास कम है, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहा हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि
कुछ लोग पश्चाताप कर रहे थे जिस वजह से वो चुनाव प्रचार में गए, और जीत के बाद जो है बारात में सब शामिल हो जाते हैं। क्यों ना उन्हीं को ही चुनाव की जिम्मेदारी आप केदारनाथ में दे दीजिए, या फिर उनको ही चुनाव कैंडिडेट बना दीजिए, क्योंकि वो दम भरते हैं ना कि मैं जहां जाता हूं चुनाव जीत जाता हूं। देखिए, ये सब चीजें मेरे हाथ पर नहीं है। हाँ। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मैंने कहा एक चतुर्भुज नेतृत्व है हमारा, वो तय करेगा। हरीश रावत उम्मीदवारों के चयन में और कौन क्या बनेगा, कौन पदाधिकारी बनेगा, मैं तो केवल पार्टी का ढोलची हूँ। हाँ। ढोल बजाने के लिए मैं जरूर चला जाता अच्छा, ये राजेंद्र भंडारी गए क्यों सर? अब तो आप बता सकते हैं। ये रहस्य कोई ऐसे एक्सपर्ट से पूछा जाए। हाँ। जो दल बदल करने में एक्सपर्ट हो। मैं तो बालिका वधू हूँ, कांग्रेसी में आया था, कांग्रेसी में मरूंगा। क्या उनके गुरु का कॉल आया था जिस वजह से? मैंने कहा ना, किसी ऐसे एक्सपर्ट से पूछिए। हाँ। जो दल बदल का एक्सपर्ट हो। जैसे कि रावत जी, जैसे कि मैं नहीं जानता, आप एक्सपर्ट्स को बहुत जानते हैं। आप उत्तराखंड की राजनीति को नजदीक से देखते हैं, आप ऐसे एक्सपर्ट की आपके पास बड़ी लिस्ट होगी। नहीं, जैसे हरक सिंह रावत हैं, सतपाल महाराज हैं, विजय बहुगुणा हैं, तो किनका जिक्र कर रहे हैं आप सही लिस्ट में हैं, सही रास्ते पे हैं। हाँ। इन्हीं में से देख लीजिए किसी तो वो तो महाराज जी, वो तो गुरु तो महाराज जी के रहे, चले रहे ना। मैंने कहा उन्हीं से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। तो दे आर द राइट पर्सन, आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं राजेंद्र चालीसा पढ़ सकूं, उसके लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं। लेकिन राजेंद्र भंडारी को तो आपने ही अपने साथ रखा। उस समय सरकार चलानी थी। हाँ। बहुमत बनाए रखना था। मुख्यमंत्री का पहला दायित्व होता है अपनी सरकार का बहुमत बनाए रखें। तो उनके कारनामों का किससे आपको नहीं मालूम थे? मालूम थे ना आपको भी। ये जो है इंग्लैंड की संसद का नियम है कि प्राइम मिनिस्टर का पहला कर्तव्य है कि अपनी सरकार का बहुमत बनाए रखे। लेकिन चर्चा तो ये भी थी कि 2016 में लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर था, भंडारी जी का। मैंने कहा ना कि हम जो है उस समय सरकार बचाए, उसका बहुमत बनाए रखना मेरा पहला कर्तव्य था। तो मैंने वो निभाया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, बहुत अच्छा लगा आपने इंडिया वॉइस को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखा और इशारों में जो उनका अंदाज रहा है, बहुत तीर छोड़े और घर के भीतर ही छोड़े, और जिन पर छोड़े उनके साथ वैसे ही 36 का आंकड़ा रहा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।